जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी। दोस्तों जो अभी 4 नवंबर 2020 को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, आपने देखा होगा, रजनीश वर्सेस निया वाला जो जजमेंट था, उसमें बाद जो मेंटेनेंस केस बने हैं, जिनके मेंटेनेंस बने हैं, लाइव प्रैक्टिकल केसेस से जो सवाल आए हैं, जो पति लोगों ने मिस्टेक की है, जितने भी क्यूरी थी, वह आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताऊंगा। एक लाइव केस लड़ने के बाद जो केस आए थे लड़के, उनके बारे में जो डिटेल है वो आपको पूरा शेयर करना चाहता हूं। तो ये वीडियो आपके लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते काम की बात। देखिए दोस्तों, फिलहाल पहले क्या होता था कि ये अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी सैलरी पे ही आपका मेंटेनेंस बना है। जी हाँ, अगर आपके माइंड में ये गलत फहमी है कि मैं सैलरी का इतना परसेंट मेंटेनेंस बन सकता है मेरा, तो इसको आप निकाल दीजिए। अब कोर्ट आपकी ओनली सैलरी नहीं देख रहा, इस चीज़ को आप क्लियरली कर लीजिए। आपके माइंड में डाउट है कि मेरी सैलरी का इतना परसेंट बनेगा, आज की डेट पे कोर्ट हर चीज़ को देख रहा है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपके पास रहन सहन कैसा है, आप कौन से एरिया में रह रहे हो, आपका कौन सा कंपनी है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी साइड में इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें अब देखी जा रही है दोस्तों। जी हाँ, ये सब चीज़ें आपको देखी जा रही है। तो सबसे पहला सवाल मैं ये कह देता हूँ आपको कि आपके माइंड में अगर ये सा सवाल है कि मैं तो 50,000 सैलरी कमाता हूँ, इसमें से 10,000 मेरी मेंटेनेंस ले सकती है पत्नी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब आपकी मैं इसे पूरी प्रैक्टिकल बताऊंगा। 2 पार्ट इसके वीडियो में बनाऊंगा। एक पार्ट में बनाऊंगा सरकारी और प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए, एक बनाऊंगा जिनका खुद का बिजनेस है, जैसे घर का बिजनेस होता है, जैसे पापा का बिजनेस होता है। उनमें से लड़के काम तो करते हैं लेकिन उनको सैलरी ना के बराबर आती है, या मेंटेनेंस कम देने की वजह से वो ना के बराबर सैलरी दिखाई जाती है। तो ये दोनों के 2 पार्ट बनाऊंगा। आज का पार्ट इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो सरकारी जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। मान लीजिए आप कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई प्राइवेट कर्मचारी है। सबसे पहले तो आपको ये देखा जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है भाई, आप कौन सी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो। सरकारी की है तो चलो परमानेंट है, लेकिन प्राइवेट वाले की उसकी स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी का किस तरह की उसकी कंपनी है, उसमें कितना उसका प्रमोशन हो रहा है, कितना उसका सैलरी है, सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा। आपको पता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली थी न्यू जजमेंट में, आपको पता हो कि आप एफिडेविट देना पड़ेगा हस्बैंड और वाइफ को। भाई आपने इस कंपनी में जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है, आपके पास सैलरी कितनी आ रही है, आपने साइड में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, क्या कोई LIC कर रखी है, या कोई आपकी प्लॉट की किस्त जारी है, या आप अपने माँ बाप को कितना खर्चा दे रहे हो, ये सब चीज़ें अब नोट की जा रही है दोस्तों। प्राइवेट वालों के साथ भी ये है कि आपकी किस जो कंपनी है उसमें कितना एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, कितना आपको प्रमोशन हो रहा है, आपको कितना आपका पेमेंट इंक्रीज होता है, ये सब बारीकी से चीज़ें लिखी जा रही है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, ये सब चीज़ बारीकी से, आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, यहाँ तक भी पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपकी गाड़ी कौन सी है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, आप कौन से एरिया में रहते हो, आपका जो होम है वो कौन से एरिया पे है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप कौन से, ऐसे कई बार होता है कि एक होता है कि एक बिल्कुल रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से एक सिटी में रहना, एक स्टैंडर्ड कॉलोनी में रहना। कि एक स्टैंडर्ड कॉलोनी में कौन रह सकता है, जो उसे एक तरह से कहते हैं ना कि भाई आप एक VIP कॉलोनी में रह रहे हो, तो वहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड आपका हाई हो गया ना एक तरह से पूरा। तो वह सब चीज़ें नोट की जा रही है दोस्तों। उसी प्रकार से पत्नी अगर आपकी जॉब कर रही है तो उसको भी उसका स्टैंडर्ड दिखाना पड़ रहा है, कितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना उनकी इनकम चल रही है, EMI उसकी चल रही है, उनका पेमेंट कितना इंक्रीज होता है, कौन सा उनका डिपार्टमेंट है, कितना उनका एजुकेशन है, सब चीज़ों को आपको नोट करना पड़ रहा है, सबको एफिडेविट में लिखना पड़ रहा है अब आपको। ठीक है, उसके बाद आप कौन सी लेवल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कौन सी लेवल की गाड़ी चला रहे हो, आप कहाँ कहाँ आप विजिटिंग कर रहे हो, कहाँ कहाँ के आप ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, कहाँ आपका घूमना फिरना हो रहा है, एक बारीकी से जो अब मेंटेनेंस बन रहे हैं ना प्रेजेंट में, जो लाइव चल रहे हैं अभी आज की डेट पे केसेज उनकी, उनमें ये सब चीज़ प्रैक्टिकल देखी जा रही है दोस्तों। जी हाँ, उसके बाद डिसाइड होता है कि अब आपका मेंटेनेंस कितना परसेंट बनेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे कहीं लड़कों ने जो गलती की है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक केस में ऐसा था कि प्राइवेट उसको 20 या 25 साल प्राइवेट एक कंपनी में था,
और उसके बाद वह एक ये कहता है कि मेरी सैलरी 50 से 60 हज़ार है, जिसमें से मुझे 20,000 रुपये मेरे घर वालों को देना है उनकी केयरिंग के लिए। वहाँ पे कोर्ट एक पॉइंट को पकड़ता है कि जब आप 20,000 रुपये 50,000 में से आपके माँ बाप को देने के तैयार है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इतना है कि आप 50,000 में से 20,000 अपने माँ बाप को दे रही हो, तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग आप अपने बाल बच्चों और अपनी बीवी को भी 20,000 ही दोगे। जी हाँ, मतलब यहाँ पे इस सवाल में लिविंग स्टैंडर्ड का राइट ये हुआ कि आपका रहने का अधिकार, जैसे आप रह रहे हो आप ये चीज़ कर सकते हो। आपकी ये कैपेसिटी है कि आप 20,000 अपने माँ बाप को दोगे तो 20,000 आप अपने पत्नी और बच्चों को भी दे सकते हो जो मेंटेनेंस के लायक है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ भाई, जो आपने अपने माँ बाप के लिए इन्वेस्टमेंट, आपने एक केस में एक पति ने बोला कि मैं 10,000 रुपये किस्त मेरी मकान की दे रहा हूँ, 10,000 की किस्त में किसी LIC की दे रहा हूँ, ये चीज़ बताएगी। वहाँ पे कोर्ट ने बताया कि आप 10,000 अपनी बीवी बच्चों को भी दे सकते हो। आपने जब ये मतलब आप अपनी कैपेसिटी बता रहे हो वहाँ पे, ये चीज़ें पहले ऐसा लगता था ना कि मैं EMI करा लिया, वो चीज़ें करा लिया तो उससे मेरे को एडवांटेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें अब आपके जो न्यू जजमेंट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ है जो आपका स्टैंडर्ड दिखा रही है, आपकी कैपेसिटी कितनी है। भाई आपने 10 साल या 20 साल जॉब किया है तो कुछ ना कुछ तो आप सेविंग किए होंगे, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा। आप 20 साल की नौकरी करने के बाद आप एक उस लेवल पे तो नहीं हो ना कि आप सैलरी के भरोसे रहोगे, आपने कुछ तो सेविंग की होगी ना। जब भी आप 20,000 अपने माँ बाप को दे रहे हो, 10,000 आप EMI इसमें भर रहे हो, उसमें भर रहे हो, गाड़ी की EMI भर रहे हो, तो मतलब आप 10,000 तो मिनिमम आपकी पत्नी को तो दे सकते हो ना भाई। स्टैंडर्ड आपकी बीवी का जो आपका इतना स्टैंडर्ड है, आपकी जो आपकी कैपेसिटी इतनी दिखाई जा रही है आपने, तो वो चीज़ें आप अपनी बीवी को बच्चों को भी देना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अगर माँ आपके माइंड में मिथ्या है कि मेरी किस्त इधर चल रही है, मेरी EMI ये चल रही है, वह चल रही है, तो भैया आप अपनी सेविंग मतलब अब आपको ऑटोमेटिक खुद को ही बताना पड़ रहा है। कुल मिला के ये बात आ चुकी है सामने कि अब आपको जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपकी सेविंग है, जो भी आपकी बायोडाटा पहले की छुपी हुई है कुछ भी, वो सब आपको सामने लाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से पत्नी का भी यही मैटर है कि आपकी पत्नी मान लीजिए वेल क्वालिफिकेशन है, MBA कर रखी है, BTech कर रखी है, आप उसका मान लीजिए कि शादी के बाद वो ये बोलती है कि मेरे पति ने मुझे जॉब करने नहीं दिया, ठीक है, जब तक दोनों के अच्छी बन रही थी। एक केस में लड़की का मेंटेनेंस केस रुका, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई लड़की अच्छी वेल एजुकेशन है, उनके बाद 3 साल के बाद उनका मेंटेनेंस बनता है। अब कोर्ट इसमें क्या चीज़ नोट करता है, कोर्ट ने लड़की से पूछा कि भाई आपके पति ने आपसे जॉब करने नहीं दिया, अच्छी बात है कोई ना, क्योंकि जब आप दोनों के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन आपका रिश्ता 3 साल से ख़राब चल रहा है, 3 साल से आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपके पास एक ऑनरेबल डिग्री है, MBA आप कर रखे हो, BTech आप कर रखे हो, टीचिंग आप कर रखे हो, BEd कर रखे हो, तो आपने ये बताया कि कितना तो आप रिज्यूम लगाए, रिज्यूम कितनी जगह आपने जॉब ट्राई की है, कितनी जगह आपने मतलब अपना इंटरव्यू दिया है, आप इस चीज़ की पूरी बायोडाटा दीजिए। भाई 3 साल पहले हस्बैंड ने जॉब से रोका, लेकिन 3 साल से आप हस्बैंड से अलग हो, तो आपने कितना प्रयत्न किया जॉब पाने के लिए। ये चीज़ लड़कियों की तरफ से भी देखी जा रही है आज के डेट पे कोर्ट में। जी हाँ भाई, आप वेल एजुकेशन, आपने एक अच्छी डिग्री ले रखी है, MBA कर रखे हो, BTech कर रखी हो, MBBS कर रखे हो, आप नर्सिंग कर रखे हो, जो कि हर कोई कमाने का जरिया है। आपने कितना ट्राई किया है 3 महीने के बाद, या फिर आप डिपेंडेंट हस्बैंड पे ही थे। भाई ये तो है नहीं कि आप हस्बैंड मुझे मेंटेनेंस देगा, तो भाई आप भी तो वेल क्वालिफिकेशन हो ना, आपको भी इस चीज़ को बात को समझना चाहिए कि भाई मेरा और मेरा हस्बैंड का रिश्ता नहीं चल रहा, तो उस सिचुएशन में आपने कितना जॉब का ट्राई किया है। ऐसे केसों में मिनिमम से मिनिमम आपका मेंटेनेंस बनाया जाएगा। कोर्ट ने ये वार्निंग दे के उनका कम से कम 1 साल के लिए 6 महीने के लिए मेंटेनेंस बनाया कि भाई आपको 6 महीने के लिए दिया जा रहा है कि आप 6 महीने में ट्राई कीजिए, आप जॉब ढूंढ के लाइए। अब मेंटेनेंस बनना इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, मेंटेनेंस से छुपना इतना आसान भी नहीं है कि पत्नियों को भी उनकी डिटेल बतानी पड़ रही है, बैंक में कितना सेविंग है, आपका कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कौन सी म्यूचुअल में आप डाल रखे हो, ये सब डिटेल आपको देनी पड़ रही है। अब आप कितना ही छुपाइए, स्टैंडर्ड आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, प्राइवेट वालों का, सरकारी वालों का, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ रही है कोर्ट में, तब जाके अब कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप कितनी बताइए कि आपको एक बारीकी से बारीकी आपकी वॉच तक पूछ रहा है कोर्ट। अब ये चीज़ भी पूछा जा रहा है कि आप कौन से कंपनी की वॉच पहनते हो, आप कौन सी कंपनी का फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, कौन से आप एरिया में रह रहे हो। भाई आपका मान लीजिए एक पोर्शन एरिया है जहाँ VIP लोग ही रहते हैं, तो वहाँ हर किसी का तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है कि वहाँ पे रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। मतलब आपका स्टैंडर्ड इस लेवल की है, आपकी कैपेसिटी इस लेवल की कि आप उस पोर्शन एरिया में रह रहे हो।
उस बेस पे भी जरूरी, वहाँ पे अब ये नहीं आता कि आपकी 50,000 सैलरी है तो इसके बेस पे ही आपका मेंटेनेंस बनेगा, ये ज़रूरी नहीं है। अब उसी प्रकार से लड़कियों का भी ये नहीं कि आप वेल एजुकेशन है, 10 साल आपने जॉब किया और बाद में छोड़ा, तो आपका भी तो कुछ तो हुआ होगा, 10 साल में आपने तो कुछ सेव किया होगा, आपकी भी कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी। आपकी भी वेल एजुकेशन, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप और भी जॉब कर सकते हो। इतना नहीं कि आप पति पे ही डिपेंड रहे, पति ही सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में कोर्ट का जो इतना सख्त हुआ है रूल और इतना जो टाइट कोर्ट अभी कर रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अब किसी फर्जी लोगों को मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला। मेंटेनेंस की जो रियल में हकदार है मेंटेनेंस उससे ही मिलेगा। जो वाकई रियल में हकदार नहीं है, जो ये सोच रही है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, पति पे डिपेंड है, हरासमेंट करना, उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पार्ट टू पार्ट मैंने इसको पूरी परफेक्टली समझाया हूँ, एक एक टॉपिक आपको क्लियरली किया हूँ मैं। उसके बेस के बाद आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना जाएगा, आपकी सैलरी देखी जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है वो देखी जाएगी, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपकी वॉच कौन सी है, आपका स्मार्टफोन कौन सा है, आपने कहाँ कहाँ विजिटिंग किया है, कहाँ कहाँ बहन पे घूमने गए हैं, आप लोगों की जो केस चला उसके बाद, ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर कोर्ट ये डिसाइड करता है। दोनों का एफिडेविट को, इस सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद पत्नी की तरफ से भी जो एफिडेविट आता है उसको भी देखा जाता है और पति की तरफ से भी जो एफिडेविट आता है उसको भी देखा जाता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि आपका इतना % मेंटेनेंस बनेगा। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर अब आपको सोच लीजिए कि बाल की खाल निकालने वाले केसेस में मेंटेनेंस, अब रजनीश वर्सेनिया के केस आने के बाद, जजमेंट आने के बाद आपको इस तरह से मेंटेनेंस आपका केस बनेगा। यही है चीज़ आपके मेंटेनेंस केस में देखी जाएगी। तो दोस्तों आई होप मुझे आपको वीडियो में पूरी क्लियरली में समझा दिया। नवंबर के बाद में बना हुआ 3 केस जो प्रैक्टिकल में जिनका मेंटेनेंस बने भी है ना भी बने, दोनों के बारे में डिटेल में समझा दिया हूँ आपको। तो अब आप भी ये तैयारी रख लीजिए, आपको समझ में भी आ गया होगा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है कमेंट में छोड़ दीजिए। इसका पार्ट एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं कि जिसकी बिजनेस है, जो अपने माता पिता का बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, उन लड़कों की सैलरी कम से कम आ रही तो उन लोगों का कैसे बनेगा, ये मैं एक अलग से पार्ट लाऊँगा। तब तक के लीजिए बाय बाय।